तारिक अनवर भारतीय राजनीति में एक जाना माना नाम है। आप उन त्रिमूर्ति में शुमार करते हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर कांग्रेस से विद्रोह किया और एनसीपी की स्थापना की। आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की। तारिक अनवर ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1977 में कांग्रेस के टिकट पर कटिहार से लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1980 में आपने जोरदार वापसी की और कटिहार से सांसद बने। सीताराम केसरी को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले तारिक अनवर वर्तमान में कटिहार से सांसद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सफलता को देखते हुए एनसीपी और कांग्रेस ने यह तय किया है कि आने वाले समय में होने वाले तमाम चुनावों में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी ने महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया था और उसे वहां पराजय का सामना करना पड़ा। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के सांसद तारिक अनवर जी। सर, दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि एनडीए की हार और महागठबंधन की जीत पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस देश के लोगों ने ये महसूस किया कि पिछले 18 महीने में जब से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश में एक प्रकार से तनाव की स्थिति बन रही है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। एक जो हमारे यहाँ धार्मिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने का प्रयास चला। लगातार एनडीए के नेताओं के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, सांसदों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे पूरे देश के अंदर एक भय का और खौफ का माहौल बन गया। और शायद यही मेरा कारण है सबसे बड़ा कि बिहार में जो चुनाव हुआ तो लोगों ने 18 महीने की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी और उसके जो कार्यकलाप थे उसको भी एक तरह से नकार दिया। और लोगों ने ये बताने की कोशिश की या जताने की कोशिश की नरेंद्र मोदी जी को कि वो अपने काम करने के जो तरीके हैं उसमें वो तब्दीली लाएं, बदलाव लाएं और जो भी उन्होंने चुनाव के समय देश की जनता से वादा किया उस वादों को पूरा करें। अब लोग इस बात को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप चुनाव के समय तो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाइए और चुनाव के बाद उन तमाम चीज़ों को कहिए कि ये तो चुनावी जुमला था और इसको पूरा करना ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी राजनीतिक दल को। तो अभी लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे और इस चीज़ों पर बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आपकी पार्टी की सोच समाजवादी है, इसके बावजूद भी आप लोग महागठबंधन से अलग हो गए, इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, हमारी पार्टी की सोच समाजवादी नहीं, राष्ट्रवादी है और हमारी प्राथमिकता राष्ट्रवाद है। और हम लोग महागठबंधन में पहले भी थे। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 2014 का, तो उसमें हम लालू जी के साथ और कांग्रेस के साथ थे। लेकिन अभी जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उसमें भी हम लोग साथ रहना चाहते थे महागठबंधन में, लेकिन जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें थोड़ा भेदभाव से काम लिया गया और हम लोगों को एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। तो हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचा था, तो हम तीसरे मोर्चे में हम शामिल हुए जिसका नेतृत्व मुलायम सिंह यादव जी कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुलायम सिंह के जो बयानात आए, वक्तव्य आए, वो बहुत ही यूँ कहा जाए कि एक तरह से एक प्रकार से ठीक नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे। तो हम लोगों ने ये बात कहा और हम लोगों को ये आपत्ति हुई कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का प्रश्न नहीं उठता या उनको समर्थन देने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम लोग बुनियादी तौर पर ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो देश हित में नहीं है और ऐसी विचारधारा के साथ हम आगे नहीं चल सकते हैं। तो फिर हम लोग उससे अलग हो गए और तीसरे मोर्चे से फिर अलग होकर अकेले हम लोग चुनाव लड़े। क्या आप इसे मानते हैं कि भले ही आप लोगों को बिहार में जीत हासिल ना हुई हो, लेकिन एनडीए की हार से फायदा हुआ है या फिर आगे भी फायदा होगा?
बिल्कुल, एनडीए के हारने से कम जिसको ये कहा जाए कि जो एनडीए का जो नेतृत्व है और जो केंद्र में सरकार है, कम से कम आने वाले दिनों में उसको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि अगर हम किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता आंख मूंद के हमें समर्थन नहीं देगी। ये मानना कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनकर और लोग वोट डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एनडीए को उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था जब दिल्ली में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और जिसमें करारी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उस समय ये सतर्क नहीं हुए और उसी ढर्रे पर चलते रहे, और इसका नुकसान उनको बिहार में जाकर फिर दोबारा उठाना पड़ा। तो अब भी समय है कि एनडीए अपने रवैये में तब्दीली लाए। एक तो पहला काम जो उसकी प्राथमिकता है कि देश में अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना, विकास इनका सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज विकास पीछे चला गया और दूसरे ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल देश के हित में नहीं हैं, उन मुद्दों को इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने आगे लाने का काम किया पिछले 18 महीने में, और ये बात लोगों ने पसंद नहीं किया। बिहार में आपकी पार्टी की अगर बात करें तो संगठन थोड़ा कमज़ोर है वहाँ पे, साथ ही बिहार के लोगों को ठीक तरीके से नहीं पता कि आखिरकार आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है उनके लिए, तो उसके लिए पार्टी आपकी क्या कर रही है? देखिए, हमने जैसा कहा कि हमारा एजेंडा तो राष्ट्रवाद का है, और हम लोगों ने शुरू से धर्म, जाति, क्षेत्रीयवाद, भाषा, इन चीज़ों से ऊपर उठकर हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन ये बात हम मानने को तैयार हैं कि बिहार में जितना हमारी पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, और पिछले लोकसभा में हम 1 सीट ज़रूर जीते हैं, लेकिन बिहार में गुंजाइश थी और भी पार्टी को मजबूत करने का। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, हम लोगों की ही उसमें कहा जाए कि कमी रही है, जिसकी वजह से हम बिहार में अपनी पार्टी का जो अस्तित्व बना सकते थे वो नहीं बना पाए। लेकिन हम आगे भविष्य में हम ज़रूर कोशिश करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का हो या लोकल बॉडीज़ का हो, उसमें हम लोग अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। बिहार के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर गठबंधन ठीक ढंग से बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय बहुत कठिन होंगे, बहुत मुश्किल होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष आर्थिक पैकेज पर आपकी पार्टी का रुख क्या है? नहीं, हम लोग तो इस समर्थन में हैं। आर्थिक पैकेज विशेष रूप से मिलना चाहिए था, और इसलिए मिलना चाहिए था क्योंकि बिहार का बंटवारा हुआ 2000 में, और बिहार का जितने जो औद्योगिक क्षेत्र था बिहार का, वो झारखंड में चला गया। अब बिहार के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ खेती के अलावा या कृषि के अलावा। तो आज हम एक कृषि पर आधारित राज्य हमारा है, तो उसको अपने पैर पर खड़े होने के लिए उस समय जब बिहार का बंटवारा हुआ था, तो उस समय भी केंद्र सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे अडवाणी जी, उन्होंने लोकसभा में इस बात का वादा किया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। अभी इस चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ ऐलान करके आए कि हम स्पेशल पैकेज देंगे, तो हम उसका स्वागत करते हैं। इसकी ज़रूरत है बिहार को कि वो उसको स्पेशल पैकेज दिया जाए, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बंटवारे के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और कमज़ोर हो गई थी। उसको फिर से रास्ते पर लाने के लिए ये ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति करती है। यूपी बिहार के लोगों को जब वहाँ मारा पीटा जाता है, उन्हें भगाया जाता है, तो
आपकी पार्टी चुप हो जाती है, तो ऐसे में पूर्वांचल के लोगों को साथ कैसे लाएंगे आप? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जब भी कुछ इस तरह की घटना हुई है तो उसकी हम लोगों ने भर्त्सना भी किया है, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है और उसमें कोई कमी हमारी तरफ से नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं महाराष्ट्र में, ख़ास तौर पर शिवसेना या राज ठाकरे की पार्टी, और ये लोग का जो पूरा फोकस है वो उत्तर भारतीयों के ख़िलाफ़ है, पूर्वांचल के ख़िलाफ़ है, और वो समय समय पर इन चीज़ों को उठाते रहते हैं। वो अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए वो उत्तर भारतीयों के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हम देश के अंदर सद्भाव चाहते हैं और हम ये मान कर चलते हैं कि हमारा किसी का भी ये संवैधानिक अधिकार है। हमारे देश के संविधान ने उसको ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का रहने वाला हो, किसी भी राज्य में जाकर अपनी रोटी रोज़ी की तलाश कर सकता है और वहाँ रह सकता है। इसलिए अगर शिवसेना या नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की है, अगर ये कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो उसका जमकर हम लोग विरोध करेंगे और करते हैं, नहीं करने का सवाल नहीं होता। बिहार चुनाव परिणाम के बाद कहा जा रहा है कि आने वाले समय में होने वाले चुनाव में एनडीए को हराने के लिए जो विपक्षी दल हैं उनका गठबंधन कारगर साबित होता दिख रहा है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में आप लोग ऐसे किसी गठबंधन में शामिल होंगे? हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 2014 के चुनाव में लाभ हुआ था वो इसलिए लाभ हुआ था कि तमाम धर्मनिरपेक्ष दल आपस में बटे हुए थे और वोटों का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से उनको कम मात्रा में भी वोट आने के बावजूद वो कामयाब हुए। और अब बिहार के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर गठबंधन ठीक ढंग से बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय बहुत कठिन होंगे, बहुत मुश्किल होंगे और अकेले उनको चुनाव में जीतना उनके लिए एक तरह से असंभव दिखाई पड़ता है। और अगर उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं बदली, अपना रवैया नहीं बदला, तो मुश्किल होगा 2019 में दोबारा वापसी एनडीए की नहीं होगी। आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार या फिर लालू जी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलाने की मांग करते हैं तो क्या आपकी पार्टी समर्थन करेगी? देखिए, हम विशेष राज्य के में बहुत सारी जो संवैधानिक समस्या है और हमको लगता है कि केंद्र सरकार उसको स्वीकार भी नहीं करेगी। इस पर भी काफ़ी लंबी पहले भी बहस हो चुकी है। लेकिन विशेष आर्थिक पैकेज के हम समर्थक हैं और हमारा ये मानना है कि विशेष आर्थिक पैकेज भी अगर मिल जाए बिहार को तो काफ़ी हद तक बिहार की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, असम, यूपी ऐसे तमाम राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो क्या आपकी पार्टी अगर बात करें, हम आपकी पार्टी की बात करें, तो किस राज्य में चुनाव लड़ेगी और कौन से दल का समर्थन करेगी? नहीं, हम तो सेकुलर पार्टियों का ही समर्थन करेंगे और उनके साथ ही जाना पसंद करेंगे। और इन जिन राज्यों का नाम आपने लिया, उन राज्यों में हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हमारा संगठन है, हम उसके माध्यम से यही कोशिश करेंगे कि सेकुलर पार्टी का वहाँ उसकी कामयाबी हो और हम उसके लिए मदद भी करेंगे और काम भी करेंगे। पूरे देश में कहा जाए तो इनटॉलरेंस की राजनीति हो रही है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो वहां से ना तो उसके पक्ष में और ना ही विरोध में ऐसी कोई बात सामने आई। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक इनटॉलरेंस का सवाल है, हमारा देश गांधी का देश है और गांधी जी ने हमें सर्वधर्म समभाव सिखाया है और सहनशीलता सिखाया है। सहनशीलता हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब सहनशीलता पर किसी प्रकार का हमला होता है, आक्रमण होता है, तो ये हमारे देश की संस्कृति पर हमला होता है और इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। और इसीलिए आज जो लेखक हैं या जो राइटर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, आज सब लोग खड़े हो गए हैं इस असहनशीलता के ख़िलाफ़। वो इसीलिए हुए तो उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे देश के लिए
अगर हम इसी तरह से इनटॉलरेंस को बर्दाश्त करते रहे तो आने वाले दिनों में इस देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है। तो जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार तो भगवान बुद्ध का राज्य रहा है और भगवान महावीर वहाँ पैदा हुए हैं, सूफी संत वहाँ पैदा हुए हैं, तो उसका तो एक अपना बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और बिहार के लोग तो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। असहनशीलता को कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिलते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा तारिक अनवर से बातचीत का सिलसिला। तो हमारी तो कोशिश आगे भी रहेगी कि तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और दल और व्यक्ति सब एक साथ रहें ताकि एनडीए को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और ऐसे में अगर आपसे कहें कि आप नीतीश जी और लालू जी को अपनी राय दें तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम उनको यही राय देंगे कि बहुत उम्मीद से लोगों ने उनको चुना है महागठबंधन को, और मूल रूप से मैं समझता हूं कि लोगों की उम्मीदें बहुत जुड़ी हैं, क्योंकि ये तीसरा मौका होगा कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने चुना है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको तीसरी बार अवसर मिलता है। तो ये अवसर शायद एक तरह से कहा जाए कि अंतिम अवसर होगा। अगर नीतीश जी ने कुछ कारगर कदम नहीं उठाया और बिहार की स्थिति को बदलने में अगर वो कामयाब नहीं हुए तो आने वाले दिनों में उनके लिए कठिनाई पैदा होगी। इसलिए बेहतर है कि इस 5 साल को बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, यातायात को ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम हैं जो बिहार में अभी किए जा सकते हैं। बिहार अभी भी जिसको हम कह सकते हैं कि पिछड़ा राज्य माना जाता है और है, तो इसलिए इसके पिछड़ापन को दूर करने के लिए जो लोग भी काम करेंगे, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जनता उनको यकीनन उनको सराहेगी। बिहार के राजनीतिक प्रयोगशाला के रिजल्ट से देश की राजनीति ने करवट ली है, इसे आप भी मानते हैं। तो क्या आपको इस बात का मलाल है कि महागठबंधन के साथ होते तो ज़्यादा अच्छा था? नहीं, मुझे अफसोस ज़रूर है, लेकिन उसके लिए मैं कम जिम्मेदार हूँ और महागठबंधन के लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमको महागठबंधन में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, मेरी पार्टी की जो भी हैसियत थी उस हिसाब से वो हमको नहीं दी गई और मजबूरी में हमको अकेले चुनाव में जाना पड़ा। मुझे इस बात का अफसोस है, मजबूरी थी हमारी वो। लेकिन आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि वो गठबंधन, चूँकि हम शुरू से महागठबंधन के पक्ष में रहे हैं, हमने हमेशा उसके पक्ष में बयान दिया है, उसके लिए काम भी किया है। जब नीतीश जी और लालू जी अलग अलग चल रहे थे उस समय भी मैंने कोशिश की थी अपने तरीके से कि इन दोनों को करीब लाया जाए। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को रोकने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हमारी तो कोशिश आगे भी रहेगी कि तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और दल और व्यक्ति सब एक साथ रहें ताकि एनडीए को आगे बढ़ने से रोका जा सके। आखिर में आपसे सवाल, बिहार को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? नहीं, मेरा ये है मानना कि बिहार के लोग बुनियादी तौर पर बहुत यूँ कहा जाए कि अच्छे हैं, लोग हैं, और दुर्भाग्य रहा है बिहार का कि आज़ादी के बाद कुछ दिनों तक तो बिहार में विकास का काम अच्छा हुआ, औद्योगिकरण हुआ वहाँ का, लेकिन इधर पिछले 20-25 सालों से ऐसा लगता है कि बिहार में उद्योग नाम की कोई चीज़ नहीं आई और किसी भी राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए ज़रूरी है कि वहाँ उद्योग आए। अभी तक पूंजी निवेश हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। बाहर से जो उद्योगपतियों को जाना चाहिए, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। कारण जो भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, यातायात भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बिजली की कमी है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि पूरा फोकस हमारा बिहार में अभी गरीबी दूर करने में
और गरीबी तब दूर होगी जब हमारे प्रदेश का औद्योगिकरण होगा, कल कारखाने लगेंगे, रोज़गार के अवसर होंगे, तभी जो गरीबी दूर होगी और लोगों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये तमाम चीज़ों पर हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए और वर्तमान सरकार, नीतीश जी की जो सरकार बन रही है, उसको तो विशेष रूप से उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि लोग इंतज़ार करें। अब ख़ास के आज का नौजवान वो फ़ौरन परिणाम चाहता है, रिज़ल्ट चाहता है। अगर उसको रिज़ल्ट देने में आप थोड़ा भी देर करेंगे या संकोच करेंगे तो फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब लोगों में पेशेंस जिसको हम कहते हैं वो कब उसकी कमी है, नौजवानों में ख़ास तौर पर, जो कि उसको अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है। तो बिहार में वो तमाम संभावनाएं मौजूद हैं एक विकसित और उन्नत राज्य बनने के लिए। उन संभावनाओं को का इस्तेमाल होना चाहिए और हम नीतीश जी से यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो कुछ थोड़ा बहुत भी विकास हुआ है बिहार में वो उनके ही शासनकाल में हुआ है। तो इसलिए लोगों को उनसे एक बार फिर उम्मीद है कि इस 5 साल में भी वो कुछ करेंगे और हम लोग सब उनको सहयोग करेंगे। जहाँ तक बिहार के स्वार्थ का सवाल है तो उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अलग अलग दल में, अलग अलग राजनीति पार्टी में रहते हुए भी बिहार को आगे बढ़ाने में हम एक साथ चल सकते हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी महुआ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। विपक्षी दलों के इस बार हौसले काफी बुलंद हैं। बिहार चुनाव के परिणाम का असर साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन गठबंधन की राजनीति आने वाले समय में विपक्षी दलों में कितनी एकजुटता लाती है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।